हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल फूड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत ही बड़ी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनी है, एक महारत्ना कंपनी है। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से ओसीटीटी पोस्ट के लिए बहुत सारी वैकेंसीज इन्होंने निकाली हैं। और ये वैकेंसीज मेनली डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए हैं। डिप्लोमा स्टूडेंट्स में चाहे वो मैकेनिकल के हों, इलेक्ट्रिकल के हों, इलेक्ट्रॉनिक्स के हों, इंस्ट्रूमेंटेशन के हों, मेटलर्जी के हों, सिविल हों, केमिकल हों या आर्किटेक्चर हों, लगभग सारी ब्रांचेस के लिए इन्होंने कुछ ना कुछ पोस्ट जरूर निकाली हैं। तो मैं एक एक करके बात करने वाला हूँ कि इनका क्या क्या सैलरी क्या रहने वाली है, सैलरी पैकेज क्या रहने वाली है, इनका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, और इन पोस्टों के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और फॉर्म को कब से अप्लाई करना है, और लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने का, और कैसे कैसे अप्लाई करना है। इन सब के बारे में मैं डिटेल से बात करने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ा लंबी लग रही हो तो आप प्लीज़ स्पीड बढ़ा के आप वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, सेल ने अपने 1 से लेकर के 9 तक की जो आप देख रहे हैं, ये सारे सेल के ही प्लांट हैं अलग अलग स्टेट में। तो इन्होंने अपने सारे प्लांटों के लिए रिक्रूटमेंट निकाली हुई है। चाहे वो वेस्ट बंगाल का दुर्गापुर वाला एलॉय स्टील का प्लांट हो, झारखंड के बोकारो में है, छत्तीसगढ़ के भिलाई में है, और महाराष्ट्र के चंद्रपुर में है, और पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में, पश्चिम बंगाल के बर्नपुर में, और उड़ीसा का राउरकेला वाला जो प्लांट है वहाँ पे भी। और उसके बाद में आता है R&D सेंटर ऑफ आयरन एंड स्टील एट रांची, झारखंड का जो रांची वाला प्लांट है इनका R&D का, वहाँ पे भी है। और उसके बाद आता है सेल रिफ्रैक्टरी यूनिट एट बोकारो, झारखंड। झारखंड में जो बोकारो में सेल रिफ्रैक्टरी यूनिट है वहाँ पे भी पोस्टें निकाली गई हैं। टोटल 9 जगह की इनकी प्लांटें हैं, और 9 जगह में इन्होंने जो है पोस्ट निकाली हुई हैं। मतलब जो आपका सिलेक्शन होगा वो आपको 9 जगह में किसी भी जगह आपको दिया जा सकता है। आपको प्रेफरेंस ये भरवाएंगे, और प्रेफरेंस के बाद इनका जहाँ भी पोस्ट खाली होगी ये अपने हिसाब से आपको पोस्टिंग दे सकते हैं। द पोस्ट एंड वैकेंसीज अवेलेबल फॉर पोस्टिंग एट डिफरेंट यूनिट्स आर एज फॉलोज। सबसे पहले बात करते हैं ओसीटीटी मेटलर्जी की। मेटलर्जी में बीएसएल प्लांट में आपकी 10 वैकेंसीज हैं, बीएसपी में 12, सीएफपी में 1, डीएसपी में 10 हैं, आईएसपी में 9, और आरएसपी में 14 हैं, और आरडीसीआईएस में 1 है। आरडीसीआईएस मतलब ये सारी यूनिटें यहाँ पे हैं जो मैंने आपको दिखाया 1 से 9 तक। एएसपी एलॉय स्टील प्लांट है, बीएसएल बोकारो स्टील प्लांट है। आप यहाँ से देख सकते हैं एक एक करके, ठीक है। उसके बाद आते हैं ओसीटी इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। इलेक्ट्रिकल में देखेंगे एएसपी में है, एएसपी में भी 2 पोस्ट है, बीएसएल में भी 17 पोस्ट है, और बीएसपी में भी 15 पोस्ट है, सीएफपी में 1 है, और आईएसपी में 13 है, आईएसपी में 13 है, और आरएसपी में 8 है, और एसआरयू में भी 8 है, ठीक है। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल के बाद मैकेनिकल की भी पोस्टें हैं। एएसपी में भी हैं 3 पोस्टें हैं, बीएसएल में 24 पोस्ट है, फिर बीएसपी में 35 पोस्ट है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे हैं। उसके बाद सीएफपी में 2 ही पोस्ट है, डीएसपी में भी 10 पोस्ट है, आईएसपी में 18, आरएसपी में 7, आरडीसीआईएस मतलब R&D वाली जो पोस्ट है उसमें 1 ही है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन में भी है, बीएसएल में भी है 5 पोस्ट, बीएसपी में भी 5 पोस्ट, आईएसपी में भी 3 पोस्ट है, और आरएसपी में भी 4 पोस्ट है। फिर आपका सिविल में भी आ जाते हैं। सिविल में भी बीएसएल में है, बीएसपी में है, सीएफपी, आईएसपी और आरएसपी, बस यही 5 ही जो प्लांट है इनका, उसी में ही सिविल की पोस्टें हैं। और केमिकल की बात करें तो केमिकल में सिर्फ 4 प्लांट में पोस्ट है, एक बीएसएल में है, बीएसपी में है, डीएसपी और आईएसपी में है। सिरेमिक की पोस्ट केवल 2 जगह है, एक आईएसपी की है और एक आरएसपी की है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, इसकी भी सिर्फ 2 ही जगह पोस्ट हैं, एक बीएसएल में और एक बीएसपी में। और अगर कंप्यूटर और आईटी की बात करें, ठीक है, फॉर माइंस ओनली, तो इसमें आपको 2 जगह है, एक बीएसएल में और एक आरएसपी में। ड्राफ्ट्समैन की बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लांट में है पोस्ट है, वो आईएसपी में है, 2 ही पोस्ट है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने पोस्ट एंड डिसिप्लिन वाइज जो आइडेंटिफाई सुटेबल फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए दिया है, ठीक है। तो मेटलर्जी है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, ठीक है। सब में इन्होंने पीडब्ल्यूडी की कौन कौन सी कैटेगरी होनी चाहिए, एलिजिबल कौन कौन सी है, उसके लिए इन्होंने दे रखा है, जैसे एचएच है, ओए है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इन्होंने लिख के रखा है कि जब आप फॉर्म को फिलअप करेंगे तो आपको जो इतने सारे इन्होंने प्लांट्स दे रखे हैं उसमें आपको प्रेफरेंस से भरवाते हैं, प्रेफरेंस आपको भरवाते हैं, लेकिन ये जो आपकी पोस्टिंग देंगे ये अपने हिसाब से देते हैं। फॉर पोस्टिंग टू ए यूनिट एप्लीकेशन शैल इंडिकेट हिज और हर प्रेफरेंसेस मैंडेटरीली फॉर ऑल यूनिट्स हैविंग वैकेंसी फॉर द पोस्ट। मतलब आपके ब्रांच की जितनी भी वैकेंसीज हैं जिस जिस प्लांट में, आपको सबको एक प्रेफरेंस वाइज भरना होगा
for the post he is applying online. However, the preference is only indicative. Preference केवल indicative है. Posting of a selected candidate to a unit is the sole discretion of the sale management. जो पोस्टिंग है कैंडिडेट की वो सेल मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, एंड डिसीजन ऑफ द सेल मैनेजमेंट शैल बी फाइनल. जो सेल मैनेजमेंट आपको डिसाइड करके देगा वही फाइनल होगा. ठीक है. बाइंडिंग ऑन ऑल एप्लीकेंट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट. सभी कैंडिडेट के लिए एप्लीकेबल होगा. फिर अब रिजर्वेशन और एज रिलैक्सेशन की बात करें तो इसमें जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है वो यहाँ पे एप्लीकेबल होता है. ठीक है. तो मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के जो कैंडिडेट हैं उनको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, और उनको ओबीसी का सर्टिफिकेट नॉन क्रीमी लेयर वाला सबमिट करना होता है. ठीक है. और दूसरा होता है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो बंदे हैं, ठीक है, उनको अपना ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाला जो सर्टिफिकेट है वो स्किल टेस्ट के टाइम में आपको प्रोवाइड कराना होता है. ठीक है. और यही चीज़ सिमिलर लागू होती है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए भी. जब आप स्किल टेस्ट देने जाएंगे तो उस समय आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराना होगा, और वो जो सर्टिफिकेट होगा, ठीक है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो इश्यूड फॉर्मेट है उसी में ही आपको बनवा के लेके जाना पड़ेगा. स्टेट वाला यहाँ पे अलाउड नहीं होता है. फिर हम बात करते हैं इसी तरह से पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का भी है, और यहाँ पे एक चीज इन्होंने बता के रखी है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिजर्वेशन फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स एंड ईएसएम शैल बी ऑन हॉरिजॉन्टल बेसिस. हॉरिजॉन्टल बेसिस पे होता है, इसमें कोई डाउट है नहीं. इन केस नो सुटेबल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स आर अवेलेबल फॉर द पोस्ट रिजर्व फॉर देम. अगर कोई पीडब्ल्यूडी का सुटेबल कैंडिडेट उस पोस्ट के लिए नहीं मिलता है, द सेम शैल बी फिल्ड अप बाय द कैंडिडेट्स फ्रॉम अदर कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी. तो दूसरी कैटेगरी का जो डिसेबिलिटी वाला कैंडिडेट है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, उससे पोस्ट को फिलअप कर दिया जाएगा. ठीक है. फिर ईएसएम के लिए क्या है कि अगर कोई ईएसएम कैंडिडेट सुटेबल नहीं मिलता है, ठीक है, if suitable ESM candidates are not available for the post reserved for them, the same will be filled up by the candidates other than ESM. तो ESM के अलावा जो भी कैंडिडेट होंगे सुटेबल, उनसे पोस्ट को फिलअप कर दिया जाएगा. ठीक है. बाकी डिसेबिलिटी के लिए इन्होंने क्राइटेरिया वही है जो हर जगह लगता है, 40% से अबव होना चाहिए, यहाँ पे रखा हुआ है. ठीक है. बाकी इन्होंने रखा है कि डिपार्टमेंटल कैंडिडेट से कुछ सेल के एम्प्लॉइज भी फॉर्म को फिलअप करते हैं, तो उनके लिए अपर एज लिमिट इन्होंने 45 ईयर्स कर रखी है. ठीक है, ये आप देख सकते हैं. बाकी बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की. ठीक है. तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर एज की बात करें तो ओसीटीटी के जितने भी ब्रांचेज हैं, लगभग मेटलर्जी हो, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सब में 18 से 28 तक का इन्होंने एज जो जनरल कैंडिडेट के लिए होता है वो रखा है. बाकी जो एज रिलैक्सेशन है, ठीक है, वो अपनी अपनी कैटेगरी के अनुसार सबको मिल जाएगा. ठीक है. और क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करें तो सब में ओसीटीटी, मेटलर्जी हो, ठीक है, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, इंस्ट्रूमेंटेशन हो, सिविल, केमिकल और सिरेमिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर आईटी, यहाँ तक कंप्यूटर आईटी तक सबको केवल 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए. ठीक है. अपने अपने रेस्पेक्टेड ब्रांच में मैट्रिकुलेशन विद 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा इन मेटलर्जी इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट. ठीक है. इसी तरह से आपका जितने भी ब्रांचेज हैं सबके लिए आपका 3 ईयर डिप्लोमा ही ओनली जो है रिक्वायर्ड है. फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, हाई स्कूल के बाद वाला. ठीक है. और लेकिन जो आपका ओसीटीटी ड्राफ्ट्समैन वाली पोस्ट है, इसके लिए आपको 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग भी चलेगा, इलेक्ट्रिकल भी चलेगा, और मैकेनिकल भी चलेगा, और आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप भी चलेगा. ठीक है. लेकिन इसके साथ आपका 1 साल का एक्सपीरियंस आपका एज ए ड्राफ्टमैन या डिजाइन असिस्टेंट हैविंग वर्कड इन ऑटोकैड सिस्टम फॉर ड्राइंग प्रिपरेशन इंडस्ट्रियल या कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में आपका नेसेसरी है. ठीक है. बाकी अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज में वही जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 50% होना चाहिए, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए 40% क्राइटेरिया रखी है इन्होंने. ठीक है. अब बाकी वही चीज़ है, रेगुलर आपका मैंने बताया कि जो आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए रेगुलर होनी चाहिए, डिस्टेंस मोड से या करेस्पॉन्डेंस कोर्स से, ऑफ कैंपस कोर्स से एलिजिबल नहीं रहेगा. ठीक है. अब हम बात करते हैं इमोल्यूमेंट्स एंड अदर बेनिफिट्स. सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो सैलरी की बात करते हैं. तो आप जब सेलेक्ट होंगे सेल में, ओसीटीटी पोस्ट पर जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको 2 साल की ऑन जॉब ट्रेनिंग कराई जाएगी. ऑन जॉब ट्रेनिंग में आपको 1 साल फर्स्ट ईयर में आपको 16,100 रुपये मिलता है. ठीक है. और सेकेंड ईयर में आपको 18,300 रुपये मिलते हैं. और ध्यान रखिएगा इसमें आपको मेडिकल फैसिलिटी फ्री आपको मिलती है.
ठीक है, और रहने का भी मिलता है, और बाकी छुट्टी एज पर रूल जो है कंपनी का वो आपको मिलते रहता है। जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है 2 साल की, उसके बाद आपको S3 ग्रेड में जो है प्रमोट कर दिया जाता है। S3 ग्रेड में जब आप जाएंगे तो आपका जो है बेसिक पे जो स्केल होता है 26,600 से 38,920 रुपए का आपका ये स्केल हो जाता है, ठीक है, रेगुलराइजेशन पे। और जब आप रेगुलर हो जाते हैं तो आपको बेसिक पे भी मिलता है, ठीक है, बेसिक पे मिलेगा, फिर साथ में डियरनेस अलाउंस मिलेगा, ठीक है, उसके बाद में आपको अदर अलाउंसेज जो होते हैं, फिर CPF में भी आपका पैसा कटेगा, ग्रेचुटी में भी एज पर ग्रेचुटी एक्ट पैसा कटेगा, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट आपको और आपकी फैमिली मतलब जो भी डिपेंडेंट है उनको मिलेगा एज पर रूल ऑफ द कंपनी। साथ में आपको HRA भी मिलेगा अगर आपको कंपनी में अकोमोडेशन नहीं मिलता है तो ऑन एन एवरेज आपका जो CTC बनता है वो 10.4 लाख पर एनम बन जाता है, ठीक है। तो एक बहुत ही अच्छी खासी सैलरी है ये डिप्लोमा वालों के लिए। तो आप इस फॉर्म को जरूर फिलअप करिए और अच्छे से तैयारी कीजिए और सेलेक्ट होइए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मोड ऑफ सिलेक्शन, कि आपको सिलेक्शन का मेथड जो होगा वो टोटली केवल और केवल CBT बेस्ड होगा, ठीक है। CBT के बाद आपका स्किल टेस्ट तो होता है, लेकिन स्किल टेस्ट बस और क्वालिफाइंग नेचर का ही होता है। सबसे मेन जो होता है वो आपका रिटन टेस्ट होता है। रिटन टेस्ट में आपके 2 सेगमेंट आते हैं। पहला सेगमेंट में आपका डोमेन नॉलेज मतलब आपका जो टेक्निकल बैकग्राउंड है उसके 50 क्वेश्चन होते हैं। 50 क्वेश्चन आपके एप्टीट्यूड टेस्ट होंगे। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन आपके 90 मिनट में होंगे, ठीक है। अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। बहुत आसान पेपर होता है, ठीक है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द CBT विल बी 50%। इससे कोई मतलब है नहीं, सेलेक्ट होना है तो अच्छे से अच्छा नंबर लेके आना पड़ेगा, ठीक है। जब आप CBT क्वालिफाई कर ले जाएंगे तो उसमें CBT के जितने नंबर ऑफ पोस्ट हैं उससे 3 गुना बच्चे जो है आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। और स्किल टेस्ट जो सेल का स्किल टेस्ट शैल बी हेल्ड एट एनी प्लांट यूनिट्स माइंस लोकेशन ऑफ द सेल। जो सेल का अपना लोकेशन है वहीं पे स्किल टेस्ट ये कराते हैं, ठीक है। और स्किल टेस्ट के बाद यहाँ पे देखिए आपको लिखा है स्किल टेस्ट विल ओनली बी क्वालिफाइंग इन नेचर, केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। फाइनल सिलेक्शन वेटेज ऑफ मार्क्स ऑफ द CBT विल बी 100%, ठीक है। CBT का जो मार्क्स है आपका वही 100% वेटेज रखेगा आपका सिलेक्शन के लिए, ठीक है। फाइनल मेरिट जो बनेगा आपका 1:1 मतलब जितने नंबर ऑफ पोस्ट रहेंगे उतनी ही बच्चों को सिलेक्शन के लिए लिस्ट निकाली जाएगी, ठीक है। बाकी फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो हाइट है मेल के लिए 155 रख दिया इन्होंने और फीमेल के लिए 143 सेंटीमीटर रख दिया। वेट में 45 kg 35 kg, इससे ज़्यादा मतलब नहीं होता है। आप सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा अपने रिटन टेस्ट पे, इस पे आप फोकस रखिए, आपका बाकी सब जो है क्राइटेरिया फुलफिल होते चला जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस की बात करें, जनरल और EWS और OBC कैंडिडेट के लिए 500 रुपये फीस है, और बाकी जितने भी SC ST कैंडिडेट्स के लिए जो फीस है वो 200 रुपये रखी गई है, ठीक है। और ऑनलाइन बैंकिंग, ठीक है, ऑनलाइन नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड ATM कम डेबिट कार्ड के थ्रू जो है ये आप फीस पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगला हम बात करते हैं टेस्ट सेंटर की। टेस्ट सेंटर आप देखेंगे कि इनका जो टेस्ट सेंटर है वो ऑल इंडिया ये कहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि वहीं पे जाना पड़ेगा, क्योंकि इनके प्लांट अलग अलग स्टेट्स में है तो ये कहीं भी दे सकते हैं किसी भी स्टेट में, ठीक है। तो इसके लिए आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। वैसे ही हर स्टेट में ये सेंटर बनाते हैं, ठीक है, रिटन टेस्ट का सेंटर ये हर स्टेट में बनाते हैं। इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से पढ़ाई करिए। और बाकी ये अप्लाई कैसे करना है इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ कि एक एक करके आपको अप्लाई कैसे करना है फॉर्म। So thank you everyone. Please like and subscribe the channel and stay updated.